आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास और हूती के ताबड़तोड़ हमलों ने इजराइल को दहलाया। गजा में इजरायली कत्लेआम के जवाब में किए गए हमले। अमेरिका में इजरायली एम्बेसी के 2 अहलकारों का कत्ल। यहूदी म्यूजियम के बाहर गोली मारकर किया हलाक। यूपी के मदरसों को पढ़ाने ही होंगे नए सब्जेक्ट, सिलेबस में बदलाव कर रही योगी हुकूमत। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पढ़ाएगा ऑपरेशन सिंदूर, तलबा को हालिया फौजी ऑपरेशन की मिलेगी मालूमात। दिल्ली के ओखला में बुलडोजर चलाने की तैयारी, तजावुजात हटाने की प्लान को मिली आखिरी शक्ल। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर बनेगी फिल्म, धनुष निभाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का किरदार। संजौली मस्जिद में जुमे की नमाज पर गहराया बहरान, देवभूमि संघर्ष कमेटी ने दी खुलेआम वार्निंग। गैर कानूनी मस्जिद को मुसलमानों ने हटाया, इंतजामिया के नोटिस के बाद मस्जिद को गिराया। बीकानेर में मुल्क की हिफाजत पर पीएम मोदी बोले, पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बोला तीखा हमला। ट्रंप ने इंडिया पाक जंग रुकवाने का दावा दोहराया। व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के सदर के साथ दिया बयान। इजराइल कर रहा है ईरान पर हमले की तैयारी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में जारी जंग नेतन्याहू को बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि हमास हूती के ताबड़तोड़ हमले इजराइल को बुरी तरह से दहला रहे हैं। इसी सिमत में हमास को अल कुद्स ब्रिगेड ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल दागी, जिससे इलाके की बस्तियों में सायरन बजने लगे। नेतन्याहू की फिलिस्तीनियों के खिलाफ नई धमकियों और गजा वालों की नस्ल कुशी का बदला लेते हुए अल कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली फौजी ठिकानों पर रॉकेटों की एक नई बौछार की। कब्जे वाले इलाकों में मिसाइल सायरन बजने लगे और लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही यमन के हूती ग्रुप ने भी इजरायल के जरिए कब्जाए इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। हूती ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमास हूती के इन खतरनाक हमलों से नेतन्याहू की बुरी हालत है। गजा में जारी इजरायली जुल्म पर नेतन्याहू अब हर तरफ से मजम्मत का सामना कर रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े देश और इदारे इजरायल से जंग रोकने की मांग कर रहे हैं, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो जंग रोकने के लिए राजी है, लेकिन कुछ साफ शर्तों पर, जिसमें हमास का सरेंडर करके गजा छोड़कर जाना और ट्रंप के गजा पर कब्जे का प्लान शामिल है। नेतन्याहू की इन बातों का साफ मतलब है कि वो गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर पूरी फिलिस्तीनी सरजमी को कब्जाना चाहता है, और यही वजह है कि पूरे गजा को बंजर बनाने के बावजूद भी इजरायल की बमबारी और हमले जारी हैं। नेतन्याहू की इसी सनक और जुल्म के खिलाफ हमास और हूती के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। इसी सिमत में फिलिस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास की अल कुद्स यूनिट ने कब्जे वाले इलाके पर बड़े हमले किए। अल मयादीन के मुताबिक अल कुद्स ब्रिगेड ने जारी इजरायली कत्लेआम के जवाब में अस्कलान और अशदोद पर रॉकेट दागे, जिसके कब्जे वाले इलाके की बस्तियों में सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक शुरुआती सायरन अलर्ट के फौरन बाद नॉर्थ गजा से 3 रॉकेट दागे गए, जिससे नॉर्थ गजा में अलार्म का दूसरा दौर शुरू हो गया। मुबैना तौर पर हमलों का हदफ घेरे हुए पट्टी के नॉर्थ में तैनात एक IOF टैंक जमावाड़ा था। फिलिस्तीनी इस्लामिक आंदोलन की आर्म्ड यूनिट अल कुद्स ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह हमला और अस्कलान के कब्जे वाले शहरों पर किया गया था। ग्रुप ने तस्दीक दी कि ऑपरेशन हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कत्लेआम के जवाब में किया गया है। बता दें कि हमास के मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में इजरायली फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजरायल की जानिब से खुद इस बात की तस्दीक होती है कि फिलिस्तीन के लड़ाकों के हमले में इजरायली फौजी भारी तादाद में जख्मी और हलाक हो रहे हैं। दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने भी नेतन्याहू को नाको चने चबवा दिए हैं। अल मयादीन के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने आज तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कामयाबी के साथ मिसाइली हमला किया, जिससे उड़ानें रुक गई और कब्जे वाले इलाकों में दहशत की लहर फैल गई। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने तस्दीक की कि एक खास फौजी मुहिम के तहत एयरपोर्ट पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। मिसाइल लॉन्च के बाद कब्जे वाले अल कुद्स में हवाई हमले के सायरन सुने गए, जबकि इजरायली मीडिया ने सेंट्रल इजराइल में एक बड़े धमाकों की इत्तला दी। इसके साथ ही हूती ने कब्जे वाले याफा और हाइफा में अहम इजरायली टारगेट्स के खिलाफ 2 जाफा ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बड़ा कोऑर्डिनेट ड्रोन अटैक किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अमेरिकी जराये के हवाले से बताया कि नई खुफिया मालूमात से पता चला है कि इजरायल ईरान के जौहरी तनसीबत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक मशहूर ब्रिटिश खबर रसा एजेंसी ने यह खबर दी।
चैनल ने अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए आगे बताया कि ये साफ नहीं है कि इजरायली क़यादत ने हमले के बारे में कोई आखिरी फैसला लिया है या नहीं। एक इजरायली जराये ने CNN को बताया कि इजरायल ईरान के साथ गलत मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगा और इजरायल अकेले ही ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया तेहरान के साथ एक सिफारती मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि अगर इजरायल हकीकत में ऐसा हमला करता है तो ये सदर ट्रंप की हिकमत अमली की वाज़े खिलाफ होगा और इसके नतीजे मशरिक़ वुस्ता में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, जिससे अमेरिका बचना चाहता है, खासतौर पर तब जब 2023 के गजा जंग के बाद पूरे इलाके में कशीदगी पहले ही बढ़ चुकी है। जर्मन खबर रसा एजेंसी ने ये जानकारी दी कि अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि फिलहाल इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि इस हमले के ताल्लुक से इजरायली क़यादत के जरिए कोई ठोस कदम उठाया गया है और यहाँ तक कि अमेरिकी इंतजामिया के अंदर भी इस बात पर इख्तिलाफ है कि क्या इजराइल ऐसे संगीन इकदाम कदम करेगा। ये फैसला काफी हद तक इस बात पर इंहिसार करता है कि इजराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी बातचीत को किस तरह से देखता है। खुफिया जानकारी से वाकिफ एक जराये ने कहा कि ईरान के जौहरी तनसीबत पर इजरायली हमले के इम्कानात हाल के महीनों में काफी बढ़ गए हैं और अगर ईरान और अमेरिका के बीच मुमकिना समझौता ईरान यूरेनियम के मुकम्मल खात्मे की गारंटी देने में नाकाम रहता है तो इजरायली हमले का खतरा और भी बढ़ जाएगा। इस बीच 3 ईरानी जराये ने कहा कि अगर जौहरी तनाज़े को सुलझाने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो ईरानी क़यादत के पास कोई साफ मुतबादिल मंसूबा नहीं है। यूरेनियम अफजूदगी के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी की वजह से बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। जराये के मुताबिक ईरान मुतबादिल के तौर पर चीन और रूस की तरफ रुख कर सकता है, लेकिन चूंकि चीन और अमेरिका के बीच तिजारती जंग जारी है और रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है, इसलिए ईरान की ये मुतबादिला मंसूबा कमजोर नजर आ रहा है। यूपी हुकूमत मदरसा एजुकेशन एक्ट में तरमीम करने जा रही है। इसके मुताबिक अब मदरसों में दोनों तालीम के अलावा कई मौजू की पढ़ाई कराना मैंडेटरी होगा। NCERT और SCERT सिलेबस लागू किए जाएंगे। मदरसों को बेहतर बनाने के लिए कई और सुधार भी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसा तालीम को लेकर आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो रहे हैं और राज्य की योगी हुकूमत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए होगा। इन बदलाव में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा सभी मदरसों को साइंस और कंप्यूटर लैब बनाना जरूरी होगा। जमात 1 से 3 तक NCERT का सिलेबस और जमात 4 से 8 तक SCERT का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अक़लियती बहबूद के रियासती वजीर दानिश आज़ाद अंसारी की ओर से दी गई मालूमात के मुताबिक इस बारे में सीएम योगी के साथ मीटिंग में सीधी बातचीत हुई और जल्द इस सिमत में काम शुरू होगा। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की सदारत में बनी कमेटी ये काम करेगी और इसमें सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, फाइनेंस और लीगल डिपार्टमेंट्स के स्पेशल सेक्रेटरीज शामिल होंगे। सुझाए गए बदलावों के मुताबिक यूपी मदरसा बोर्ड की 10वीं जमात तक हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना जरूरी होगा। अभी तक ये मौजू ऑप्शनल थे, मतलब बच्चे चाहे तो पढ़ें या ना पढ़ें। 12वीं जमात में मदरसे के तलबा को खेती के बारे में पढ़ाने के साथ कॉमर्स की भी मालूमात दी जाएगी। खेल और फिजिकल एजुकेशन को भी 12वीं जमात के तलब के लिए मैंडेटरी किया जाएगा। दानिश आज़ाद अंसारी का ये भी कहना है कि अब यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़े सभी मदरसों में NCERT और SCERT के कोर्स लागू होंगे। यूपी मदरसा बोर्ड से रिकॉग्निशन लेने के लिए मदरसों में साइंस और कंप्यूटर लैब होना जरूरी होगा। जमात 1 से 3 तक NCERT का सिलेबस और जमात 4 से 8 तक SCERT का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने रियासत भर में अपने करिकुलम में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला किया है, जिससे तलबा को हालिया फौजी ऑपरेशन के बारे में मालूमात मिलेगी। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल के सदर मुफ्ती शमून कासमी ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। उत्तराखंड में 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 तलबा हैं। ये फैसला मंगल को दिल्ली में वजारते दिफा राजनाथ सिंह से कासमी की मुलाकात के बाद आया। उनके साथ माहिरीन तालीम, दानिश्वरों और सूफी स्कॉलर्स का एक वफ्द भी था। बैठक के दौरान उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और सिंह की क़यादत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए वजीर दिफा को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को करारा झटका देने के लिए भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने भारतीय फौज की बहादुरी की तारीफ की और उत्तराखंड की बहादुरी की विरासत पर रोशनी डालते हुए इसे वीरों की सरजमी बताया। कासमी ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के जरिए दिखाए गए साहस की मुल्क भर के लोगों ने तारीफ की है और मदरसा तलबा को भी इस कौमी फक्र के बारे में सीखना चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा, हमने देश भर के मदरसों में NCERT क्यूरिकुलम लागू किया, जिससे बच्चे मेन स्ट्रीम की तालीम से जुड़ सके।
इस सुधार से इन इदारों में हाई क्वालिटी तालीम आई है। हम अपने बच्चों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफल कहानी साझा करना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि कैसे हमारे फौजियों ने इसे मजबूती, बहादुरी और साहस के साथ अंजाम दिया और पक्का किया कि कोई भी नागरिक जख्मी ना हो। उन्होंने कहा कि सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर पर एक चैप्टर को शामिल करने को आखिरी शक्ल देने के लिए क्यूरिकुलम कमेटी की बैठक फौरन ही बुलाई जाएगी। साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी अक्लमंदी और क़यादत की कुव्वत से देश को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लाइन में ला खड़ा किया। उन्हीं की बदौलत हमारी सरहदों की हिफाजत मजबूत हुई। उनकी इंस्पिरेशनल जिंदगी को अब जल्द ही लोग फिल्मी पर्दे पर देख सकेंगे। साउथ के सुपरस्टार धनुष अब भारत के मिसाइल मैन और मुल्क के 11वें सदर डॉक्टर एपीजे कलाम का किरदार निभाने जा रहे हैं। इस बायोपिक का ऐलान 2025 के कांस फिल्म फेस्टिवल में किया गया। फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत करेंगे, जिन्होंने हालिया सालों में तनाज़ी अनसंग वॉरियर जैसी हिट फिल्मों के जरिए व्यूअर्स को रूपहले पर्दे पर मनोरंजन कराया। साबिक सदर हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर बनी फिल्म की कहानी 7 क्वाड्रोस ने लिखी है, जो नीरजा, मैदान और परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरन जैसी बायोपिक के लिए जाने जाते हैं। इन फिल्मों के जरिए 7 क्वाड्रोस ने अपनी कलम के जादू से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और फिल्मी दीवानों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। डायरेक्टर ओम राउत ने इस फिल्म को अपने जीवन की सबसे अहम एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा, कलाम एक ऐसे दौर की अलामत हैं जो सच्ची लीडरशिप की तलाश में है। वो सियासत से ऊपर थे, उनके भीतर तालीम, फजीलत की ताकत थी। उनकी कहानी को पर्दे पर लाना एक सकाफती और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर नौजवानों के लिए मोटिवेशनल है। फिल्म केवल डॉक्टर कलाम के मिसाइल प्रोग्राम और सदर हिंद बनने के सफर को नहीं दिखाएगी, बल्कि उनके अंदर के कवि, टीचर और सपने देखने वाले इंसान को भी सामने लाएगी। इस मौके पर फिल्म मेकर अभिषेक अग्रवाल और भूषण कुमार ने फिल्म को लेकर अपने जज्बात शेयर किए। अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि हम डॉक्टर कलाम की महान जिंदगी को बड़े पर्दे पर लाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक जज्बाती पल है। भूषण कुमार ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खिराज अकीदत है। फिल्म को अभिषेक अग्रवाल, भूषण कुमार, कृष्णन कुमार और अनिल सुंकारा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट और बाकी मालूमात अभी पब्लिक नहीं किए गए। संजौली मस्जिद के खिलाफ देवभूमि संघर्ष कमेटी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। देवभूमि संघर्ष कमेटी के ओहदेदारान ने मस्जिद पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की, तो वहीं अब मस्जिद में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाने की मांग भी शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाक़ संजौली मस्जिद मामला ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। देवभूमि संघर्ष कमेटी के साथ हिंदू तंजीमों ने मस्जिद के नजदीक जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की। देवभूमि संघर्ष कमेटी का दावा है कि जिस स्थान पर मौजूदा वक्त में मस्जिद है, वहां जमाबंदी में गण देवता के मकाम के तौर पर रजिस्टर है। देवभूमि संघर्ष कमेटी ने मांग की कि अगर पुलिस इंतजामिया हिंदू तंजीमों को वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक रहा है, तो नगर निगम शिमला कोर्ट की ओर से तामीर इलीगल घोषित होने के बाद जुमे की नमाज पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस मांग के बाद अब शिमला इंतजामिया के सामने एक बार फिर कानून दुरुस्त रखने की चुनौती पैदा हो गई है। देवभूमि संघर्ष कमेटी जुमे की नमाज को लेकर वार्निंग जारी की है। देवभूमि संघर्ष कमेटी के को कन्वीनर्स विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा, अगर जुम्मे को यहाँ नमाज पढ़ी गई तो 11 सितंबर 2024 की तरह ही सूबे के सभी हिंदुओं को संजौली में इकट्ठा होने की अपील की जाएगी और बड़े लेवल पर एहतजाज किया जाएगा। इसके बाद की जिम्मेदारी पुलिस इंतजामिया की होगी। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मुमताज अहमद कासमी ने कहा कि वो शहर में अमन बनाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग घमंड में मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। घमंड रावण को भी था, जिसे भगवान राम ने चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अल्लाह ही जवाब देगा। देवभूमि संघर्ष कमेटी के ओहदेदारान की तरफ से मस्जिद की जगह पर गण देवता का मकाम होने के दावे का भी मुमताज अहमद कासमी ने खंडन किया। उन्होंने कहा, मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत ना तो वो दे सकते हैं और ना ही ऐसा करने की इजाजत भारतीय आइन में है। ये सही नहीं माना जा सकता। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया मुशीर नरेश चौहान का कहना है कि हुकूमत का इंतजामिया पर कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला कोर्ट से जुड़ा है, सभी के पास कोर्ट में अपील करने का हक है। कुछ लोगों का ये कहना कि हुकूमत का इंतजामिया पर दबाव है, ये सरासर गलत है। देश की राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में अब बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तजावुजात हटाने के प्लान को आखिरी शक्ल दे दी गई है। साउथ दिल्ली एमसीडी ने ओखला में कई जगहों से तजावुजात हटाने को आखिरी शक्ल दे दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की राजधानी के अलग अलग हिस्सों पर इलीगल कब्जों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की दस्तक अब साउथ दिल्ली के ओखला विधानसभा इलाके में सुनाई दे रही है। ओखला विहार, जौहरी फॉर्म, जसोला और बिहार में मौजूद झुग्गियों को हटाने के बाद अब मदनपुर खादर, सरिता विहार और श्रम विहार में तजावुजात हटाने के लिए 25 मई के बाद किसी भी दिन इन जगहों पर बुलडोजर गरज कर सकता है।
जरायों के मुताबिक शाहीन बाग में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन है। उधर कोर्ट के हुक्म को ओखला गांव के बाजार में सड़क काट कर बनाई गई 3 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया है। इलीगल तामीर की ये एक गैर मामूली वाकया है। लगभग 21 घरों वाली एक बाजार सड़क, पहले इसे बंद कर दिया गया जिससे रिहायशियों का हवा पानी बंद हो गया और कुछ वक्त के बाद सड़क पर 3 मंजिला इमारत बना दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक तामीर का काम आधी रात को किया गया। उधर जामिया नगर के रहने वाले लगातार बुलडोजर की आवाज से डरे हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीडीए और दिल्ली हुकूमत को 3 महीने के अंदर करीब 4 बीघे जमीन पर इल्लीगल तामीर को हटाना है। जरायों के मुताबिक इल्लीगल इमारतों की पहचान के लिए जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। काबिल एतमाद जरायों के मुताबिक अदालती मामलों के अलावा साउथ दिल्ली एमसीडी ने तजावुजात सरकारी जमीन पर इल्लीगल कब्जे वाले इलाकों की पहचान कर ली है। सिर्फ कार्रवाई की तारीख तय होनी बाकी है। इस कार्रवाई से लोगों को भारी नुकसान होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की वजीर आला हुकूमत लगातार मस्जिद, मदरसे, मजार और ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। आलम तो अब ये है कि इंतजामिया सभी नाजायज तजावुजात के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है। इसी तरह का एक मामला बहराइच जिले में सामने आया है, जहां खलियान की जमीन पर बनी मस्जिद के गैरकानूनी हिस्से को खुद कमेटी के लोगों ने गांव वालों के साथ मिलकर हटा दिया। यहां पूरा मामला बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील इलाके के हंसुलिया गांव का है। गांव में खलिहान की जमीन पर बनी गैरकानूनी मस्जिद को खुद मस्जिद कमेटी और गांव वालों ने मिलकर आपसी मंजूरी से गिरा दिया। इस पूरी घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले मोतीपुर तहसील इलाके के हंसुलिया गांव में खलिहान की जमीन पर बनी मस्जिद को गैरकानूनी बताते हुए जिला इंतजामिया ने नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने यह फैसला लिया कि वो खुद मिलकर इस गैरकानूनी तामीर को हटाएंगे। इसके बाद गांव के लोगों की मदद से मस्जिद को गिरा दिया गया। कमेटी के मेंबरों ने बताया कि वो इंतजामिया के नियमों का एहतराम करते हैं और कानून का पालन करना हर शहरी की ड्यूटी है। इसी सोच के तहत उन्होंने किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए खुद मस्जिद को गिराने का जिम्मा उठाया। मस्जिद को गिराने का ये कदम कई लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में एक अज़मी अवामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुल्क की हिफाजत और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत रद्द-ए-अमल पर जोर दिया, खासकर हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा, दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। उन्होंने जोर देकर कहा, पहले घर में घुसकर वार किया था, अब सीधा सीने पर वार किया है। उनका इशारा साफ था कि अब भारत आतंकवादियों को उनकी ही सरजमी पर घुसकर निशाना बनाने में नहीं सोचता। पीएम मोदी ने राजस्थान की वीर भूमि का जिक्र करते हुए कहा कि ये सरजमी सिखाती है कि मुल्क और मुल्क वालों से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग 22 अप्रैल को हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोच चुके थे कि भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। पीएम ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब न्यूक्लियर धमकी से, उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बीकानेर में नल एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। जबकि पाकिस्तान को यह भी नहीं पता कि उसका अपना एयरबेस कब खुलेगा। पीएम मोदी ने सिंधु वाटर ट्रीटी के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ किया कि भारत की नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, भारत के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का अज़्म है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस अज़्म से डिगा नहीं सकती। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को एक बार फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म कर दी है और दोनों मुल्कों को अमेरिका के साथ कारोबार का लालच दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ मीडिया इंटरव्यू में भारत पाकिस्तान दुश्मनी का जिक्र करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने इसे कारोबार के जरिए से सुलझा लिया है। हम भारत के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि किसी को आखिरी गोली चलानी थी, लेकिन गोलीबारी बदतर होती जा रही थी, बड़ी और बड़ी, देशों में गहरी और गहरी होती जा रही थी। ट्रंप ने आगे कहा, हमने उनसे बात की, आप जानते हैं मुझे ये कहने से नफरत है कि हमने इसे सुलझा लिया है, और फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसा होता है और वो कहते हैं कि ये ट्रंप की गलती है।
पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग और कुछ वाकई अच्छे महान नेता हैं और भारत में मेरे दोस्त वजीर आजम मोदी हैं। वो एक महान शख्स हैं। सदर ट्रंप और उनके इंतजामिया ने पाकिस्तान वाक़ लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के जरिए पहलगाम में दोनों साउथ एशियाई मुल्कों के बीच दुश्मनी को खत्म करने का बार बार दावा किया है। अमेरिका दोनों फरीकों के साथ राब्ते में है और कई दीगर देश भी राब्ते में हैं, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से झगड़ा खत्म करने की अपील की है। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के फोन कॉल के बाद झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन सदर ट्रंप ने सबसे पहले लड़ाई खत्म होने का ऐलान किया और कहा कि सीज फायर अमेरिका की सालिसी से हुआ है। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आगे कहा कि दोनों फरीक न्यूट्रल वेन्यू पर बड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर बम विस्फोट हुआ है। इस बार बच्चों से भरे आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत पर इल्जाम लगाया जा रहा है। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि भारत के इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के इस इल्जाम को खारिज कर दिया है। साथ ही इस मामले में मारे गए लोगों पर अफसोस जताया है। दरअसल गुज़िश्ता 20 मई को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खुजदार इलाके में आर्मी स्कूल बस को आईईडी बम से निशाना बनाया गया था। इस हमले में लगभग 4 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी भी हुए। अब पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी चूक को छिपाने के लिए भारत पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए सभी इल्जामों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अपने मुल्क के अंदर होने वाली सभी वारदातों का इल्जाम भारत पर थोप रहा है। बता दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हमले की मजम्मत करते हुए एक बयान जारी किया है और हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में लंबे वक्त से बलूच बिरादरी के लोग पाकिस्तानी सिस्टम और फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनका मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। इसलिए बलूचिस्तान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहा है और इसी वजह से लगातार कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।